कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डीपीएसपी पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी मतलब निज राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। एक वीडियो में हम केवल सामान्य चर्चा किया गया था कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रकृति क्या थी और उसका संवैधानिक प्रावधान क्या था। इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखें। तो आप लोग इससे पहले क्या होगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप इसके आगे शुरू करिएगा। ठीक है, डीपीएसपी अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, हम लोग मूल अधिकार खत्म कर चुके हैं। मूल अधिकार के बाद हम लोग डीपीएसपी शुरू किए हैं। अभी हम लोग आगे नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में जो टकराव होंगे उसको देखेंगे। टकराव को समझने के लिए मूल अधिकार समझना जरूरी होगा, इस कारणवश आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको भी देखिएगा, इसके चाहे बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जब टकराव हो उससे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम जब टकराव पढ़ेंगे तो उसमें बात समझनी आवश्यक है कि कौन से अनुच्छेद में क्या थी, किस कारणवश क्या होने लगा, विरोध उत्पन्न होने लगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल डीपीएसपी शुरू किया था। डीपीएसपी का पहला वीडियो इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधान तक देखे थे, उत्पत्ति देखे थे, संवैधानिक प्रावधान प्रकृति देखे थे। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान में ये बताया गया था कि भाग 4 में उपस्थित है। भाग 4 में कितने अनुच्छेद थे? 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद थे, और इतना बात हम लोग कल देखे थे। और साथ ही साथ इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, ये संविधान में बांटा नहीं गया। संविधान में इस प्रकार की कोई प्रकृति नहीं कि उदारवादी अलग है, उसमें तो अनुच्छेद एक प्रकार से लिखे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा में 3 प्रकृति के लोग थे, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो ये तीनों प्रकृति के विचार किसमें समाहित किए गए? नीति निदेशक तत्व में क्या कर दिए गए? समाहित किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग कल ये देखे थे कि कौन से अनुच्छेद किस में आते हैं, इसको हम लोग कल देख चुके थे। उसी आधार पर हम लोगों क्या किया, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी के आधार पर हम क्या कर दिए, नीति निदेशक तत्व को हम स्वयं समझने के लिए क्या कर दिए, 3 भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से भाग हैं उसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो 3 भाग थे हम लोग, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो आज हम लोग समाजवादी सिद्धांत से शुरू करते हैं। समाजवादी सिद्धांत में जितने अनुच्छेद होंगे उसको पढ़ के फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा क्या होगा, जो पहला है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत। तो हम लोगों ने देखा कि समाजवादी प्रकृति के लोग थे। जैसे समाजवादी में अगर सबसे बड़े नेता ले ले, जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी थे। तो उनकी बात करें तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं हम कल देख चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं अनुच्छेद कितने हैं। 38, 39 है। ठीक है, 39 के बाद इसमें 40 नहीं है, 41 है, 42 है, 43 और 47। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत पे इतने अनुच्छेद हैं। ठीक है, 38, 39, 41, 42, 43, 47। ठीक है, कुछ अनुच्छेद जैसे 43 हो गया, 42, ये गांधीवादी में भी है, और गांधीवादी के कुछ सिद्धांत उदारवादी में, इनके कई भागों में डिवाइड, जैसे ये है 43 है, 43 का हो गया, खा हो गया, 43 1A 1B इस तरह बांटा गया, जिस कारणवश कुछ प्रकृति समाजवादी के साथ हो गई और कुछ प्रकृति गांधीवादी जी के साथ चला गया। तो इस कारणवश क्या कर सकते हैं, दोनों अनुच्छेद, 43 क्या हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और गांधीवादी में हो सकता है। इसलिए कुछ अनुच्छेद दोनों सिद्धांत या तीनों सिद्धांत में है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38 से शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था 36 और 37 देख चुके हैं। ठीक है, 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा दी गई थी। 37 में यह बताया गया था कि न्यायालय में हम इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम लोग 38 से शुरू करते हैं, समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, समाज देखें क्या है, चलिए। आर्टिकल 38। ठीक है, आर्टिकल 38 में क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, राज्य व्यवस्था लोक कल्याण की व्यवस्था करेगा।
अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया? अब आप राज्य, जब भी मैं बोलूंगा तो आप राज्य क्या समझेंगे? अनुच्छेद 12 में जो राज्य है वो, अनुच्छेद 36 में जो राज्य बताया गया वो वही राज्य है, ठीक है। राज्य का मतलब अगर पूरे संविधान जब पढ़ेंगे, राज्य का पूरा अर्थ केवल हमारे स्टेट से नहीं होगा। अनुच्छेद 12 में जो चीज़ बताई गई, अनुच्छेद 36, दोनों राज्य की परिभाषा ही है। तो जो जो चीज़ बताई गई है वो राज्य है, ठीक है। राज्य केवल राज्य सरकार को मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो राज्य क्या करेगा? राज्य लोगों के कल्याण की व्यवस्था करेगा, ठीक है। राज्य क्या करेगा? राज्य लोगों के कल्याण की व्यवस्था करेगा, साथ ही साथ ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित हो, ठीक है। ये व्यवस्था किसमें की गई है? आर्टिकल 48। मूल संविधान में केवल इतनी ही बातें थी। अभी 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन में इसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया, उसको हम अभी देखेंगे। पहले हम देखते हैं आर्टिकल 38 में क्या कहा गया। राज्य लोगों के कल्याण की व्यवस्था का है। राज्य का मतलब राज्य सरकार, संघ सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, न्यायपालिका, नगर पालिका, पंचायती, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? लोगों के कल्याण की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो कल्याण के लिए जो काम होगा वो सब किया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपस्थित हो। ऐसी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा जिसमें क्या उपस्थित हो? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपस्थित हो, ठीक है। न्याय, अब इसको देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं सामाजिक न्याय क्या है, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले सामाजिक न्याय देखते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय में क्या कहा गया? सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, भाषा, ठीक है, के आधार पर क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है, समाज में सभी व्यक्ति एक समान हो, उसको किसी प्रकार के, किसी के कारण, जैसे भाषा हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान, उद्भव, भाषा, इन आधारों पर क्या किया जाएगा? उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब होगा सामाजिक न्याय। इसे कहा गया कि सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जब हम कभी आरक्षण की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे सोशल जस्टिस क्या अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ केवल इतना होगा। आर्थिक न्याय का मतलब किसी समाज में जितने व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति की गरिमा समान होती है, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो धन के अभाव में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक न्याय, ठीक है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ ये होता है, राजनीतिक न्याय का मतलब आप कोई दफ्तर खोल सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। तो राजनीतिक न्याय, तो ये कहा गया कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, कौन करेगा? राज्य करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपस्थित हो। तो इसका तीनों का अर्थ समझ गए। चलिए आगे चलें। अब इसमें आगे चलने के मतलब इसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1978 में, ठीक है।
उस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, ठीक है। 1977 में बनी थी, 89 तक, 79 तक थी, सॉरी 79 तक, ठीक है। कब सरकार का 1977 से लेकर 79, इसे 79-80 इसे कहते हैं 79, ठीक है, 79, ठीक है। 1977 से लेकर 1979 तक थी सरकार। 44वां संविधान संशोधन उसे 1978 में किया गया, ठीक है। इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया, क्या कहा गया कि आय प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाएं, क्या होंगी, सुविधाएं, आय प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाएं की असमानता को समाप्त, असमानता को क्या करेगा, समाप्त करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया मोरारजी देसाई जी की सरकार में, कि राज्य आय प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को क्या करेगा, समाप्त करेगा, ठीक है। इस आधार पर जो आय हो गया, मान लेते आय का मतलब कोई गरीब होता चला जा रहा है, कोई अमीर होता चला जाता है, ये कैसे सिस्टम है, तो ये सभी सुविधाएं अवसर, ये सभी की असमानताओं क्या करेगा, समाप्त करेगा। किसमें कहा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 38 था, ठीक है। तो आर्टिकल 38 में केवल और केवल इतनी बातें हैं, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं लिखा है। चाहे जिस किताब में देखिएगा इतनी ही बातें लिखी है, चाहे कोई भी पढ़ाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। और सभी बुक में इतना लिखा होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, ठीक है, शब्दों का हेर फेर होगा या थोड़ा बहुत और होगा, लेकिन ज़्यादा जो मेन है वो इतना ही है। मुख्य अगर बिंदु देखेंगे तो इतना ही है, ठीक है। तो रफ कर दें, आगे देखें, चलिए। हमारा क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे 39 आर्टिकल, कौन सा, आर्टिकल 39। इसमें क्या कहा गया, 39 को कहीं ABCDEF तक बांटा गया, ठीक है, इसको 39 को, ठीक है। तो हम लोग शुरू से देखते चले जा रहे हैं, इसमें क्या क्या बिंदु, क्या ABCD लिखना जरूरी है, ऐसे लिखना जरूरी नहीं, कहेंगे तो लिख दिया जाएगा, आप लोग को लिखना जरूरी नहीं है। तो 39A में क्या कहा गया, अगर हम ए पॉइंट देखें, 39 फर्स्ट में क्या कहा गया, ए में क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को आजीविका के साधन मिलने चाहिए। आजीविका का मतलब जीने के लिए जो साधन मिलने चाहिए वो सभी व्यक्तियों को मिलने चाहिए। तो दूसरे में क्या है, आजीविका के सभी साधन सभी लोगों को प्राप्त होने चाहिए। आजीविका के साधन सभी को प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। आजीविका के साधन सभी को प्राप्त होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। आजीविका के साधन सभी को प्राप्त होने चाहिए। आजीविका के साधन सभी को प्राप्त होने चाहिए, तो मतलब जीने के लिए जो जो इससे आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, वो सभी को प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मर रहा है, ठीक है, उसको भोजन ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है, ठीक है, जल ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य। ये सभी दायित्व तो राज्य के हैं, ये व्यक्ति नहीं करेंगे। हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सभी कर्तव्य किसके हैं, राज्य के हैं, ठीक है। तो ये सारा काम राज्य करेगा। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि आजीविका के साधन सभी को प्राप्त करवाए, ठीक है। दूसरा बी, आप लोग 39, इसे 39 बी कहेंगे, 39 ए है, 39 बी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी लोग का नियंत्रण होगा, समाज में सभी लोगों का नियंत्रण होगा। प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर
पर सभी का नियंत्रण होगा, सभी का नियंत्रण होगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर सभी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनका क्या होगा, नियंत्रण होगा। साथ ही साथ इसमें कहा गया प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसमें और आगे क्या कह दिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का नियंत्रण होगा तथा आगे लिखिएगा तथा इसका प्रयोग क्या किया जाएगा, सभी की भलाई के लिए किया जाएगा, सभी की भलाई के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इसी में क्या कहेगा, प्राकृतिक संसाधनों पर सभी लोगों का नियंत्रण, समाज के सभी लोगों का क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति पर नियंत्रण होगा। साथ ही साथ उसका प्रयोग सभी की भलाई के लिए किया जाएगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ये क्या कहा गया 39B में। ठीक है, अब आइए 39C देखते हैं। 39C, ठीक है, 39C में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि धन का संकेंद्रण केवल कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए। धन का संकेंद्रण या उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण क्या कहा गया, हम अगर यहाँ कहें तो उत्पादन करने वाले एवं उत्पादन के साधनों एवं धन का संकेंद्रण कहा जाता है। संकेंद्रण का मतलब एकत्रित, संकेंद्रण केवल कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन के साधन, जितने भी उत्पादन के साधन आप देखते हैं वो सभी क्या होने चाहिए, वो उत्पादन के साधन और धन, इनका संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि कुछ लोगों के हाथ में धन एकत्रित करते जाओ, अमीर होते जाएं, और कुछ लोगों के पास धन आ ही ना, जब धन नहीं आएगा तो वो गरीबी होते चले जाएंगे, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, तो 39B में क्या कहा गया, प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का नियंत्रण होगा, समाज के सभी व्यक्तियों का क्या होगा, नियंत्रण होगा तथा इसका सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, समाज में जो व्यक्ति हैं सभी के लिए भलाई होगा, केवल कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है 39C में, उत्पादन के साधनों पर तथा धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा, सभी लोग को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग अमीर हो जाएं, कुछ लोग गरीब हो जाएं, कुछ लोग क्या करें, धन को एकत्रित करते जाएं, इससे क्या होगा, समाज में असमानता फैलेगी। असमानता दूर करने के लिए 38 में जोड़ा ही गया है कि आय की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, इसी कारणवश जोड़ा भी गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, 39A, B, C और D में क्या कहा गया है, 39, ये सभी 39 है। ठीक है, 39 अगर कहें तो D में क्या कहा गया है, महिलाओं एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं एवं पुरुषों को क्या कहा, महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष कोई कार्य कर रहा है और महिला भी वही कार्य कर रही है तो पुरुष को ज़्यादा इनकम कर दिया जाए और महिलाओं को न दिया जाए। ठीक है, तो दोनों इक्वल कार्य कर रहे हैं तो इक्वल वेतन भी होगी। ठीक है, तो इनकम भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये किस में कहा गया, 39D में। ठीक है, 39, इसमें अगर कहें ई में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि श्रमिकों के लिए आराम एवं सुविधाओं की व्यवस्था करें, उचित व्यवस्था की जाएगी। श्रमिक होते हैं, अब जैसे मान लेते हैं किसी भी कंपनी में श्रमिक है और श्रमिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनसे केवल काम लिया जा रहा है, तो इसमें ये क्या कहा गया है, 39E में कहा गया श्रमिकों के लिए सुविधाओं एवं आराम की उचित प्रतिबंध किया जाएगा। ठीक है, ये किसमें कहा गया, 39C में, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या श्रमिकों के बारे में, श्रमिकों को क्या किया जाएगा, श्रमिकों को आराम एवं सुविधाओं का प्रबंध किया जाए, आराम व सुविधाओं का क्या किया जाएगा,
प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि श्रमिकों को सारा दिन काम कराइए, सारी रात काम कराइए, उसके लिए कुछ व्यवस्था न किया जाए, उनको सुविधा की व्यवस्था न की जाए, आराम की व्यवस्था न की जाए, केवल काम कराइए, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि उसके लिए उचित प्रतिबंध कराया जाएगा। ठीक है, 39 में 39F में क्या कहा गया है, आप लोग को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ABCDEF ये सब लिखने की जरूरत नहीं, केवल और केवल प्रावधान जानिए क्या क्या कहा गया। ठीक है, 39F में कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे, इसमें आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिए इसमें क्या कहा गया 39F में, बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ही कार्य कराया जाएगा, ऐसा कोई कार्य नहीं कराएगा जो उनके उम्र के अनुकूल ना हो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, बच्चों को कोई ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जो उनके उम्र और स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो। ठीक है, इसका मतलब प्रतिकूल हो, तो बच्चों को ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जाएगा जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। किसमें कहा गया है, ये 39F में कहा गया। ठीक है, तो ये था हमारा 39, इतनी सारी प्रावधान थे हमारे मूल संविधान में, केवल इतना ही था। ठीक है, मूल संविधान में 39 में केवल इतना ही था। मूल जब संविधान था, जब जिसमें संशोधन नहीं हुआ था, तब केवल और केवल कितना प्रावधान था, केवल और केवल इतने ही प्रावधान थे। ठीक है, बाद में इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें संशोधन हुआ क्या। ठीक है, तो देखते हैं कि 39 में ही एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन आप लोग जानते ही है कि 1976 में किया गया था। बहुत इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत एक लगभग 51 आर्टिकल को क्या किया गया, परिवर्तित किया गया था। ठीक है, उसमें संशोधन किया गया था 51 आर्टिकल। इससे पहले कभी ना संशोधन इतना हुआ था, ना अभी तक हो पाया है 51 आर्टिकल, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1976 में हुआ। इसमें एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। क्या कहा गया, सॉरी इसमें नहीं, ये क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। विधिक सहायता प्रदान जाएगी। ठीक है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसमें कहा गया, 42वां संविधान संशोधन 1900। समान न्याय का मतलब गरीबों को न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग कभी देखे हैं कि जो लोग गरीब होते हैं वो अपने लिए वकील नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए प्रावधान करेगा, राज्य कर सकता है। ठीक है, ये किसमें कहा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया, आर्टिकल 39 में ये प्रावधान भी जोड़ दिया गया। ठीक है, और किसमें जोड़ा गया, 39 का में, मतलब ए में जोड़ दिया गया, काम में। ठीक है, 39 का में इसको जोड़ा गया। ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये जानने की जरूरत है। ठीक है, ठीक, रफ कर दें। चलिए, अब क्या है, 41 है, क्या है आगे, 39, इसके बाद 41 है। ठीक है, 41 में क्या कहा गया, 41 में क्या कहा गया कि सभी काम पाने के अधिकार। इसमें क्या कहा गया है, सभी व्यक्तियों को जो भी काम करना चाहता है उसको काम पाने के अधिकार होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, काम पाने का अधिकार। अगर इसमें पहला देखें क्या कहा गया, काम पाने का अधिकार। ठीक है, काम पाने का अधिकार। साथ ही साथ इसमें अगर दूसरा कहें कि बीमारी हो जाए कोई, ठीक है, या अन्य वंचित अवस्था
अवस्थाओं में राज्य क्या करेगा, राज्य सहायता प्रदान करेगा। राज्य सहायता, काम पाने का अधिकार का मतलब राज्य प्रयोग करेगी, इसमें राज्य ही करेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति जाके काम पाने को मांग नहीं कर सकता, ये राज्य की इच्छा के ऊपर है कि व्यक्ति को काम दे, ठीक है। ये अधिकार चाहे आप हटा ही दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। काम पाने का क्या है, राज्य प्रबंधन करे, काम पाने का राज्य प्रबंधन करेगा, ठीक है। काम पाने का राज्य प्रबंधन करेगा। बीमारी या अन्य वंचित अवस्थाओं में राज्य सहायता करेगा, ठीक है। ये कहा गया, राज्य बाध्य नहीं है करने के लिए, ठीक है। इसमें पहले ही अनुच्छेद 37 में कह दिया गया है, राज्य बाध्य नहीं है ये सब करने के लिए, लेकिन राज्य करता है, क्योंकि उसको हर 5 साल में सरकार बनानी है। सरकार बनानी है तो ये सब व्यवस्था करेगी, तभी लोगों के पास क्या सुविधाएं पहुंचेंगी। जब सुविधाएं पहुंचेंगी तभी लोग क्या करते हैं, उनके तब उस पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होंगे तो वोट देंगे, वोट देंगे तो फिर सरकार बनेगी। तो क्या होता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि लोक लुभावनी योजनाएं चालू ही की जाती हैं, या लोक लुभावनी योजनाएं शुरू की जाए, या शुरू से ये सब व्यवस्था की जाए। यदि ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। मान लेते हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की गई, गांव में लोग मर रहे हैं, तो कैसे सरकार को सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो दूसरी पार्टी को ढूंढेंगे। अगर सरकार स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दे, शिक्षा की व्यवस्था कर दे, तो लोग उनके तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि उस पार्टी ने की है। जैसे गांव में बिजली आ जाए, रोड बन जाए, ये सभी व्यवस्थाएं अगर सरकार कर रही है तो लोग देखेंगे कि हाँ सरकार काम कार्य कर रही है। तो जब कार्य करेगी तो उसको वोट दिया जाएगा, क्योंकि वो और अधिक क्या कर लेंगे, सुविधाओं या क्या करते हैं, सुविधाएं पाने के क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, ठीक है। तो इस कारण कह सकते हैं बीमारी या अनुवंचित अवस्थाओं में राज्य सहायता करेगा, ठीक है। ठीक, बुढ़ापा, बीमारी अनुवंचित अवस्थाओं का मतलब जैसे बुढ़ापा की एक वंचित अवस्था में एक बुढ़ापा भी तो आता है, बुढ़ापा में। तो इस प्रकार जैसे जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको सहायता क्या करेंगे, उनको भी अवस्थाओं में क्या कर सकते, राज्य सहायता दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 41 में केवल ये बातें कही गई, ठीक है। ठीक है, रफ कर दें, चलिए। और क्या है, 42, 43, 47, 42 में क्या कहा गया, देखिए 42 में क्या कहा गया है, 42 में ये कह दिया गया है कि कार्य न्याय संगत होगा। इसमें पहला पॉइंट क्या कह दिया गया कि जो कार्य पाने के तो अधिकार दे दिए हैं, कार्य न्याय संगत होगा, न्याय संगत, ठीक है, होगा। कार्य क्या होगा, न्याय संगत होगा। न्याय संगत का मतलब मान लें कि एक व्यक्ति बूढ़ा है और उस बूढ़े को उससे बोरा ढोवा रहे हैं, मान लेते हैं किसी मंडी में लगा के, वो क्या हुआ, वजन या भारी चीज़ क्या होने लगे, ढोने का काम शुरू दे दिया जाए उसको। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि उसके क्या हो, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, उम्र के अनुसार उससे कार्य कराइए। ऐसा नहीं है कि वो वंचित अवस्थाओं से गुजर रहा है, भारी कार्य करवा रहे हैं कि वो कर ही ना पाए। तो कार्य न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है। तो कार्य क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। इसमें अगर दूसरी बात कहें कि महिलाओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्था करेगा, महिलाओं के मातृत्व सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, महिलाओं के मातृत्व सुविधा की क्या करेगा, महिलाओं के मातृत्व सुविधाओं की क्या करेगा, महिलाओं मातृत्व सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। ये कार्य किसका, ये है सब राज्य के, ठीक है। तो अनुच्छेद 42 में केवल और केवल इतना का कार्य न्याय संगत होना चाहिए, महिलाओं के मातृत्व की सुविधाओं को क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। चलिए रफ करते हैं। 43 में क्या कहा गया, देखें 43 देखते हैं क्या है। इसमें क्या कहा गया, 43 में ये कह दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी पर लोगों को कार्य देना पड़ेगा, ठीक है। कि सरकार न्यूनतम मजदूरी क्या करती है, हर बार क्या करती है, कुछ वर्षों में क्या करती है, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है सरकार, ठीक है। कि इससे नीचे व्यक्तियों को काम नहीं कराया जाएगा। तो किसी कंपनी में यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे न्यूनतम मजदूरी से कम कार्य नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी से नीचे कार्य नहीं लिया जाएगा, न्यूनतम
न्यूनतम मजदूरी से नीचे कार्य नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कि कोई सोचे कि मान लेते हैं इस समय मुझे लग रहा है न्यूनतम मजदूरी इस समय 350 चल रही, जो भी है कि 350 है कि 300 जो भी होगा इसी तरह होगा 350 लगभग। ठीक है, तो उससे नीचे कोई व्यक्ति कार्य नहीं कराएगा। ठीक है, कि आप कहें चलिए 100 रुपये में आज सारा दिन कार्य करिए, ऐसा वैसा न्यूनतम मजदूरी पर कार्य कराएगा, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम कहें 43, इसमें एक संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन। 42 संविधान संशोधन हुए तो उसमें नीति निर्देशक तत्व के 3 आर्टिकल परिवर्तित किए गए। तो 39 में परिवर्तन इससे पहले देख चुके हैं, 43 में किया गया, ये 43 है, इसके बाद 48 में किया गया। ठीक है, तो 48 तो अभी आया नहीं, तो उसको बाद में देख लेंगे। तो 42वें में क्या किया गया? 1976 में संशोधन किया गया, और इसमें क्या कह दिया गया? इसमें यह कह दिया गया कि उद्योगों में क्या किया जाएगा? श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों की क्या किया जाएगा? भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? न्यूनतम मजदूरी से नीचे कार्य नहीं लिया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक प्रावधान और जोड़ दिया गया कि उद्योगों में, लिखिएगा आप लोग, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, किसमें कहा गया? आर्टिकल 43 में। कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, ये इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय ये किया गया। ठीक है, चलिए 43 में केवल इतनी बातें थी। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, एक आर्टिकल और बचा है हमारा 47। अभी हम 43 और 47 गांधीवादी में भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ परेशान बिल्कुल मत होइए। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि समाजवादी और गांधीवादी में ये आर्टिकल कैसे आ गए, दोनों में, क्योंकि उसके कुछ कुछ पार्ट उसमें चले गए। जैसे 43 ये इसमें है, 43 भी वहाँ चला गया। ठीक है, 43 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकंड पॉइंट वहाँ चला गया, इस प्रकार है। ठीक है, 47 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकंड पॉइंट वहाँ चला गया। ठीक, तो ऐसा मत सोचिएगा। 47 में क्या कहा गया कि लोक कल्याण की व्यवस्था तो की जाएगी तथा लोगों की स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की जाएगी। लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी, ये बात कहा गया। लोक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि समाज के सभी व्यक्ति जो स्वास्थ्य नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनको लिए क्या करेगा? व्यवस्था की जाएगी। आप लोग देखते हैं कि सरकारी प्रतिदिन ये कुछ ना कुछ योजना स्वास्थ्य से संबंधित निकालती ही रहती है। ठीक है, तो ये कर्तव्य किसका है? राज्य का है। ठीक है, तो हमारा 38, 39, 41, 42, 43 और 47 केवल और केवल इतनी ही बातें थी। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में केवल इतनी बातें थी, इतनी ही लिखी गई है। हर जगह लिखा होगा, मतलब लिखा तो कुछ ज़्यादा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी बातें जानने लायक ही थी। ठीक है, तो जितनी व्यवस्था थी वो सब बता दिया गया है। ठीक है, चलिए कल हम लोग क्या शुरू करेंगे? कल हम लोग शुरू करेंगे गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40 से शुरू करेंगे। 40 में पंचायतों की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो कल हम लोग वहाँ शुरू करेंगे। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा जितना भी है। ठीक है, लिख के समझ लीजिएगा, इससे पहले वाला भी वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जिस तरह बताएंगे इस तरह लिख लीजिएगा, कल मिलते हैं। ठीक, चलिए कैसा लगा आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आप रोज की तरह बताइएगा ज़रूर। हम लोग कल शुरू करेंगे गांधीवादी, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए।